नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल, टीजी2, डीआरडीओ, सेल, एनपीसीआईएल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसा कि दोस्तों फ़िलहाल अभी यूपीआरवी डीआरडीओ का एग्ज़ाम लगा हुआ है, उसके लिए दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं। इस वीडियो की ये खासियत है कि इसमें हमने पूरे टॉपिक के मान लो पूरा टॉपिक ही क्लियर किया है एक वीडियो में। और दोस्तों, इसमें 150 प्रश्न हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारा प्रश्न आज का है, जो कि ऊष्मा संबंधी बीमारी अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठंडे गीले कपड़े पहनना, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों ऊष्मा संबंधी बीमारी वाले व्यक्ति को ठंडे गीले कपड़े पहनने से उस व्यक्ति को सुरक्षा रहती है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जो कि दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युतीय दुर्घटना को रोक सकने वाली एक सुरक्षित कार्य प्रक्रिया नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त सुरक्षात्मक उपकरणों के उपयोग की अपेक्षा करना, ये सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि हम इसमें देखते हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप, विद्युतीय दुर्घटना को रोकने वाली सुरक्षित प्रक्रिया इस प्रकार है, जैसे कि ऊर्जित लाइनों के पास कार्य करते समय सावधानी बरतना। और दूसरा पॉइंट है बिजली के उपकरणों की उचित देखभाल करना। तीसरा पॉइंट है निरीक्षण या मरम्मत से पहले विद्युतीय उपकरणों को डी एनर्जाइज करना। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि दोस्तों आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जैसे कि हमारा अगला प्रश्न है, फ्रीजिंग धारा के मान के संपर्क होने वाली वह वृद्धि है जिसकी वजह से विद्युत झटके के संपर्क में आने वाले किसी व्यक्ति की मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न होता है और उसे धारा स्रोत से अलग होने से रोकता है। इस फ्रीजिंग धारा की अनुमानित सीमा लगभग कितनी होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 10 से 40 मिली एम्पियर इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि हम इसमें बात करते हैं, फ्रीजिंग धारा के मान में होने वाली वह वृद्धि जिसकी वजह से विद्युत झटके के संपर्क में आने वाले किसी व्यक्ति की मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न होता है और उसे धारा स्रोत से अलग होने से रोकता है। इस फ्रीजिंग धारा की अनुमानित सीमा लगभग 10 से 40 मिली एम्पियर होती है। अगला प्रश्न, जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, माइक्रोमीटर को प्रयोग करने से पूर्व, राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों कार्य कर लेना चाहिए। जैसे कि दोस्तों हाथों को भली भांति साफ कर लेना चाहिए और माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि को समायोजित कर लेना चाहिए और माइक्रोमीटर को कपड़े से साफ कर लेना चाहिए। ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, फीलर गेज इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम बात करते हैं, फीलर गेज द्वारा एयर गैप का गैप विड्थ मापा जाता है। जैसे कि फीलर गेज अभियांत्रिक में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, दो पार्ट के बीच क्लीयरेंस मापता है ये। अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि छोटे तार और केबल को जब वे टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं काटने के लिए जिस टूल्स का प्रयोग करते हैं वह कहलाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तिरछा काट प्लायर कहलाता है। और दोस्तों यह 15 सेंटीमीटर लंबा इंसुलेटेड दस्ते वाला लंबी व चपटी चोंच वाला होता है। अगला प्रश्न, जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सॉकेट से सुंडाकार संयुक्त बर्मा के अपनयन निकालने के लिए आप कौन से औजार का प्रयोग करेंगे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ड्रिफ्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि जो ड्रिफ्ट होती है, ड्रिफ्ट औजार एक हस्तचालित औजार होता है, जैसे कि पाना, रिंच,
एवं स्पाइनर आदि। यह सॉकेट से शुंडाकार रैंक वर्म निकालने में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, जैसा कि आपको अगला प्रश्न दिया गया है जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्रव द्वारा प्रदर्शित प्रवाह के प्रतिरोध को डेड डैश कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी श्यानता कहते हैं। जो कि जिस प्रकार से धारा के प्रवाह को रोकने के लिए प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार द्रव के प्रवाह अर्थात सतह पर लगने वाले प्रतिरोध श्यानता कहलाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जैसे कि निम्नलिखित अवयवों के नाम चिन्ह के मिलाप में से गलत को बताइए। दोस्तों इसमें आपको देखना है कि कौन सा गलत है। जैसे कि सल्फर को एस से प्रदर्शित करते हैं और नाइट्रोजन जो होता है इसका नाम जो होता है एन होता है, पोटेशियम का के होता है, लेकिन लोहा का जो होता है वो Fe होता है। ये आपका गलत है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है जैसे कि धातु के अति पतली निक्षेप को डेड डैश कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी फ्लैश प्लेट कहते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जैसे कि उत्पादन उद्योग में प्रयुक्त शून्य विसर्जन पथ का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी कोई बाह्य स्राव बाहर नहीं छोड़ा जाता है। ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका जैसे कि एम्पायर टेप बना होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी वार्निश्ड कैम्ब्रिक का बना होता है। और दोस्तों यह वार्निश लपेट टेप के रूप में संसेचित सूती कपड़ा होता है जिसे एम्पायर टेप भी कहा जाता है। इसे केबल पर लगाने के पश्चात उसके ऊपर पेट्रोलियम जेली लगाते हैं जिससे कि एम्पायर टेप की विभिन्न परतें एक दूसरे से सरलता से सरके। इसके अतिरिक्त यह नमी शोषक होता है जिस कारण इसके ऊपर शीशे का आवरण लगाना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रोधक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जैसे कि ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह आसानी के साथ होता है चालक कहलाता है। ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह चालक से कम तथा अचालक से अधिक होता है वो अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे कि दोस्तों सिलिकॉन, जर्मेनियम ये अर्धचालक पदार्थ होते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है विद्युत रोधक या अचालक कहलाते हैं। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गई, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। अगला प्रश्न दिया गया है जैसे कि एक केबल में होता है। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार के दो या दो से अधिक चालकों के एकल विद्युत रोधी चालक या एकल या स्ट्रैंड की लंबाई, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका जैसा कि केबल कर्णकों यानी लग्स को डेड डैश भी कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी केबल सूज कहते हैं। केबल लग्स को किसी स्थान पर लगाने के लिए क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जैसे कि एक लघुपथित संधारित्र का वोल्टेज डेड डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 0 होता है। संधारित्र यानी कैपेसिटर में लघुपथित यानी शॉर्ट सर्किट होने का तात्पर्य संधारित्र के दोनों प्लेटों का आपस में लघुपथित होने के कारण आवेश का मान 0 हो जाता है। परिणाम स्वरूप वोल्टेज का मान भी 0 हो जाएगा। ये कुछ इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट था जो कि दोस्तों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि प्रत्येक बंद परिपथ के वोल्टेज ड्रॉप का योग पता लगाएं जबकि टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है। ये किसका नियम है दोस्तों? ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये किरचॉफ का दूसरा नियम है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको फिर से बता देते जैसे कि किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में वोल्टेज ड्रॉप का योग का पता लगाए गए टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर डायग्राम द्वारा आप समझ सकते हैं और इसका पूरा नियम भी दिया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है क्या बिजली के तार स्टैंड के फ्रैक्चर का कारण बनता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर है अत्यधिक ऐंठन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है एक बिंदु जिस पर दो या दो से अधिक परिपथ घटक जैसे प्रतिरोधक, संधारित्र यानी रेजिस्टेंस, कैपेसिटर प्रतिच्छेद होता है उसे डेड डैश के रूप में जाना जाता है।
सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी नोड के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न, जैसा कि आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दर्शित परिपथ में धारा का मान क्या होगा। दोस्तों इसमें आपको करंट का मान बताना है, जो कि दोस्तों इससे पहले दो दो दिया है, इसे आप सीरीज में जोड़ेंगे जो कि 2 2 4 हो जाएगा, और फिर चार को 2 के साथ समांतर क्रम में जोड़ देंगे, जो कि दोस्तों इसका प्रतिरोध निकाल लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3, मतलब 4/3 आ जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आपको धारा का मान निकालना, जैसे कि धारा का मान दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। आर का मान हमने निकाला, जैसे कि आर का मान हमने निकाला 4/3 निकाला। फिर आई बराबर होता है V/R। V का मान रखना है, V का मान कितना दिया है, V का मान जैसे कि दिया है 2 रखना है बटे 4/3, इसको रख देना है दोस्तों। इसे हल कर लेना है, जो आपका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए 1.5 एम्पियर सही उत्तर होगा। चलिए हम आपको बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हल भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 2 ओम के 3 प्रतिरोधों को एक त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है, तब प्रतिरोध किसी 2 छोर के बीच डैश ओम है। सही उत्तर यहाँ पर आप हल करेंगे तो आपका जो अभी बताया वही है बिल्कुल, वो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 4/3 सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये त्रिभुज में ही है। इसी का मान यहाँ तक जो 4/3 हमने निकाला वही तक दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि आपको अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि दोस्तों विद्युत धारा I3 किसके बराबर होगी। इसमें आपको बताना है इसमें I3 किसके बराबर होगी। जैसे कि दोस्तों इसमें नियम होता है संगम नोड, यानी अंदर जाने वाली धारा और बाहर जाने वाली धारा दोनों को योग कर देते हैं और बराबर कर देते हैं, तो आपका इसमें से आंसर आ जाता है। जैसे कि हम इसमें बात करते हैं, जैसे कि I4 I1 I4 I5 बराबर I2 I3 I6। यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी धारा, मान लो कुछ धाराएं अंदर जा रही हैं, कुछ बाहर जा रही हैं, इन्हें अलग अलग करके इसे जोड़ लेंगे बराबर में रखकर, फिर दोस्तों इसका मान आ जाएगा I3 बराबर 9 एम्पियर सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1.5 T कंडीशनर के लिए किस रेटिंग का सर्किट ब्रेकर उपयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 20 एम्पियर इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि धारा रेटिंग बराबर होता है, यहाँ पर इसका मान रख के इसे हल कर लेंगे, आपका जो उत्तर आ जाएगा 20 एम्पियर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि रक्षित परिपथ को बाईपास करने वाली तार को कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जम्पर कहते हैं। जैसे कि हम इसमें बात करते हैं MCB और ELCB परिपथ को सुरक्षित रखती हैं MCB। और दोस्तों हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, जैसे कि कॉन्टैक्टर परिपथ को ऑन अवस्था में बनाए रखने तथा अन्य उपकरण की सहायता से रक्षित करता है। अगला प्रश्न, सिंगल पोल स्विच की ऊंचाई क्या होनी चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1.5 मीटर होनी चाहिए। सिंगल पोल स्विच की ऊंचाई 1.5 मीटर होनी चाहिए। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रगलन घटक हमेशा होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1 से अधिक होना चाहिए। जैसा कि दोस्तों प्रगलन घटक का जो फार्मूला होता है, प्रगलन घटक बराबर न्यूनतम प्रगलन धारा अपन निर्धारित धारा, जो कि दोस्तों देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जैसा कि किसी 6 वोल्ट सीसा अम्ल बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.01 ओम है, बैटरी के लघु परिपथित यानी शॉर्ट सर्किट होने पर कितना करंट प्रवाहित होगा। सही उत्तर दोस्तों इस फार्मूले पर पूरा मान रखना है, जो कि दोस्तों V बराबर मतलब वोल्टेज 6 दिया है, आंतरिक प्रतिरोध 0.01 दिया है। इस फार्मूले पर मान रख देंगे, जो कि आपका उत्तर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर बताया भी गया है। E का मान 6 है, R का मान 0.01, इसको हल कर लिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर डी 600 एम्पियर राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसे कि स्थिर वोल्टेज स्रोत में सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि स्थिर वोल्टेज परिपथ में आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है, यह परिपथ के सीरीज में लगा होता है, और स्थिर धारा स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है, यह समांतर में लगा होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, असमान EMF वाली 2 बैटरियों को राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केवल सीरीज में ही लगाया जा सकता है, ये इसका सही उत्तर होगा।
जैसा कि बैटरी की वोल्टेज क्षमता बढ़ाने के लिए बैटरी को सीरीज में जोड़ा जाता है तथा बैटरी की धारा क्षमता को बढ़ाने के लिए उसे पैरेलल में जोड़ा जाता है, यानी समांतर में जोड़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यदि सी यानी धारिता वाले किसी संधारित्र यानी कैपेसिटर का आवेश क्यों हो तो संधारित्र की ऊर्जा होगी। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए Q²/2C इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है संधारित्र यानी कैपेसिटर वाले धारिता यानी धारिता वाले संधारित्र का क्यू आवेश होने पर संधारित्र में एकत्रित ऊर्जा बराबर यहाँ पर देख सकते हैं 1/2CV² जूल होता है, जबकि C बराबर Q/V फैरेड होगा। धारिता का जो मात्रक होता है दोस्तों फैरेड होता है। अगला प्रश्न है आपका, जैसे कि नीचे दिए गए संधारित्र यानी कैपेसिटर की समतुल्य धारिता क्या होगी। दोस्तों ये सिंपल सा होता है, जैसे कि हम आपको बता देते हैं। इसमें जो आप हल करेंगे तो आपका 1 माइक्रोफैरेड आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया भी गया है मान। ये 4 संधारित्र हैं, जैसे कि इसके पूरे चार संधारित्र यानी 4 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनको पूरा यहाँ पर निकाल लेंगे। श्रेणी क्रम में इसका फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस अनंत, ऐसे आगे तक इसे निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर पूरा मान रखेंगे। यहाँ पर C का मान देख सकते हैं इतना दिया है, पूरा मान रखेंगे तो ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। इसे 4 से 4 काट देंगे तो आपका एक उत्तर सही आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैसे कि 1 फैरेड बराबर होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कूलाम प्रति वोल्ट इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों C बराबर Q/V होता है, यहीं से इसका मान निकालिए। Q कूलाम और V वोल्ट, जो कि देख सकते हैं 80 फैरेड की इकाई होती है, यानी धारिता की इकाई फैरेड होती है। अगला प्रश्न, 100 वाट के हीटर को 2 घंटे तक चलाने से कितनी ऊर्जा खपत होगी। सिंपल सा फार्मूला होता है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों P बराबर दिया है इतना, T बराबर इतना दिया गया, W बराबर इतना निकालेंगे और यहाँ पर मान रख देंगे। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर पूरा यहीं पर निकाल दिया गया। यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 0.2 यूनिट आपका सही उत्तर हो जाएगा, जैसे कि W बराबर इतना होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि 750 वाट की विद्युत केतली में प्रतिदिन 3 घंटे तक पानी गर्म किया जाता है, तो 10 दिन की कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। दोस्तों सिंपल सा सवाल है, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको ऊपर बताया वही उसी प्रकार ये भी लगाना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो आंसर आएगा 22.5 एम्पियर आएगा। जैसे कि दोस्तों वाट दिया गया है और ये समय दिया गया है और ये पूरा दिन दिया गया है। यहाँ से इसको 1000 से भाग देंगे, आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जो कि 5 मिनट तक प्रवाहित 2 एम्पियर की धारा 4.2 ओम प्रतिरोधक में कितनी ऊष्मा पैदा होती है। दोस्तों ये भी सवाल है, इसको आपको हल करना है। चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऊष्मा बराबर होता है H बराबर I²RT अपान में देख सकते हैं दोस्तों इसका मान R का मान दिया गया है 4.2 और यहाँ पर इसका मान रख के 4.2 से भाग दे देंगे तो इसका मान जो आपका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1200 कैलोरी इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हल किया भी गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अगला प्रश्न, 1 न्यूटन इंटू मीटर बराबर होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1 जूल के बराबर होता है। जैसे कि कार्य बराबर बल गुणे दूरी होती है, जूल बराबर होता है न्यूटन इंटू मीटर इसका मात्रक होता है। चलिए अर्थात 1 जूल को 1 न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, परीक्षण करते समय रख रखाव से पहले चालक के हिस्सों के भूसंपर्कन के लिए डैश आवश्यक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी भूसंपर्कन स्विच इसका राइट आंसर है। जैसे कि अर्थिंग करने से बढ़ी हुई अर्थ फॉल्ट करंट अर्थ वायर द्वारा सीधी भूमि में प्रवाहित हो जाती है और वायर का प्रतिरोध अति निम्न रखा जाता है, यानी वेरी लो रखते हैं। किसी सत्यापन में सभी उपकरणों में मेटालिक पार्ट्स को भू संयोजित करना आवश्यक होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैसे कि IE नियम के अनुसार अगर भूसंपर्कन पट्टी जस्तेदार इस्पात पदार्थ की हो तो नट और बोल्ट डैश के होने चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जस्ती इस्पात इसका सही उत्तर होगा। चलिए
जैसे कि हम बात करते हैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम के अनुसार अगर भूसंपर्कन पट्टी जस्तेदार इस्पात पदार्थ की हो तो नट और बोल्ट जस्ती इस्पात के होने चाहिए, न कि एल्युमिनियम, तांबा और पीवीसी का होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, जैसे कि सभी डेड डैश के लिए डबल अर्थ जरूरी है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मोटर इसका सही उत्तर है। जैसे कि अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य लीकेज करंट को पृथ्वी से विसर्जित करना होता है। उपकरणों को धातु भाग व भू भू के बीच शून्य विभवांतर होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित दैनिक उपयोग के उपकरणों में से किसे भूसंपर्कन की जरूरत नहीं होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक बॉडी वाले फैन रेगुलेटर इसका राइट आंसर होगा। जबकि दोस्तों ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक वाटर हीटर में अर्थ की ज़रूरत होती है, गीजर में होती है, प्रशीतक में होती है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जो कि जब धारा अपने माध्यम से आगे की दिशा में प्रवाहित होती है तब सिलिकॉन डायोड के जंक्शन की संपूर्ण वोल्टता क्या होगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 0.7 वोल्ट इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसे कि जब धारा अपने माध्यम से आगे की ओर प्रवाहित होती है तब सिलिकॉन तथा जर्मेनियम डायोड के जंक्शन की संपूर्ण वोल्टता जो है 0.7 जो कि सिलिकॉन में होती है, जर्मेनियम में 0.3 वोल्ट इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न आपका, जैसे कि अर्धचालक डायोड का उपयोग किस किस लिए किया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अर्ध व पूर्ण तरंग दृष्टिकारी इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि डायोड एसी को डीसी में परिवर्तित करने का कार्य करता है। अंतरंग दृष्टिकारी में एक डायोड तथा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में 2 डायोड की आवश्यकता होती है। यानी हाफ वेव में एक डायोड और फुल वेव में जो होता है 2 डायोड। सेंटर टाइप में फुल यानी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में 2 डायोड की आवश्यकता होती है। चलिए और ब्रिज रेक्टिफायर में जो दोस्तों उसमें 4 डायोड की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन यानी पीएन जंक्शन में गुजरने वाले अग्रदिशिक वोल्टेज का विशिष्ट मान होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 0.7 वोल्ट इसका सही उत्तर होगा, जो कि मैंने आपको अभी बताया है। सिलिकॉन में 0.7 होता है जबकि जर्मेनियम में 0.3 वोल्ट होता है और ये अग्रदिश स्थिति में यह सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है। अगला प्रश्न, डायोड की पीआईवी रेटिंग होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रिवर्स बायस में इसमें उपस्थित अधिकतम वोल्टेज इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि पीआईवी का मान मतलब पीआईवी पूर्ण रूप होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज देख सकते हैं। चलिए जैसे कि आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा डायोड शक्ति संकेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी एलईडी इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड होता है और शक्ति संकेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। यह गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम सल्फाइड नामक यौगिक से बनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका, जो कि अगले प्रश्न जाने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। जैसे कि दोस्तों आपका डीआरडीओ का एग्ज़ाम लगा इलेक्ट्रीशियन वालों को 7 तारीख को। दोस्तों आप अधिक से अधिक तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि आपको इसमें निश्चित सफलता मिल सके। अगर दोस्तों इस समय आप नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे जब पेपर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आप अधिक से अधिक इसमें जान लगा दीजिए, क्योंकि दोस्तों डीआरडीओ जैसा विभाग मान लो कोई विभाग नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें सारी फैसिलिटी आपको दी जाती है। जैसे कि वहाँ पर आपको क्वार्टर भी मिलता है, इसमें पेंशन भी है। इसलिए दोस्तों इसमें आप अपनी जान लगा दीजिए और अपना इसमें सिलेक्शन पक्का करिए। इसलिए यहाँ से दोस्तों जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ से अधिक प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं। अगर दोस्तों आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। चलिए जैसा कि अगला प्रश्न है, डायोड जिसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज का सामान्य डायोड की तुलना में कम रखा जाता है उसे डेड डैश के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जेनर डायोड ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि जीनर डायोड रिवर्स बायस में प्रचालित होता है। जीनर ब्रेकडाउन के पश्चात वोल्टेज का मान स्थिर हो जाता है और जीनर डायोड का प्रयोग वोल्टेज नियंत्रण के लिए लागू होता है। दोस्तों जीनर डायोड का डायग्राम यानी सिंबल बना हुआ है, आप इसे भी देख सकते हैं, यहाँ से भी सवाल बन जाते हैं। अगला प्रश्न,
जैसे कि रिवर्स वोल्टेज की मात्रा जिस पर डायोड में धारा का प्रवाह शुरू होता है उसे डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। यदि डायोड की रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते जाएं तो भी इसके अर्धचालक में विद्युत कम अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण वह पक्ष धारा या क्षरण धारा उच्च पक्ष वोल्टता पर भी नगण्य ही रहती है, परंतु पक्ष अभिनत वोल्टता के एक विशिष्ट न्यूनतम मान पर अचानक पक्ष धारा का मान बढ़ जाता है। यही न्यूनतम पक्ष अभिनत वोल्टता उस डायोड की रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाती है। अगला प्रश्न आपका यानी संधारित कैपेसिटर यानी कैपेसिटर युक्त अर्ध तरंग यानी हाफ वेव दृष्टिकारी हाफ वेव रेक्टिफायर का उर्मिका गुणांक यानी रिपल फैक्टर व्यक्त किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आर बराबर 1/2√3 इसका सही उत्तर यानी सही फार्मूला होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जैसा कि देख सकते हैं, ट्रांजिस्टर की शून्य सिग्नल स्थिति का अर्थ है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सिग्नल वोल्टेज शून्य इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह डेड डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए उत्सर्जक में आधार की तरफ इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं ये पीएनपी का सिंबल बना हुआ है, इसे आप देख भी सकते हैं। और पीएनपी के बारे में हम बात करें तो जैसे कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में चालन के होल के द्वारा होता है, जब कि यह बाह्य परिपथ में चालन इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। कलेक्टर धारा एमीटर धारा से कम होती है। कलेक्टर धारा में कमी उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में होल बेस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन मिलकर लुप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, उत्सर्जक आधार संधि में अग्रवर्ती बायसिंग होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सैचुरेशन मोड इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर अधिक जानकारी देख भी सकते हैं आप। जैसे कि हम थोड़ी आपको जानकारी दे देते हैं। जैसे कि ट्रांजिस्टर अभिलक्षण के जिस क्षेत्र में एमीटर जंक्शन तथा कलेक्टर जंक्शन दोनों ही रिवर्स बायस में होते हैं कट ऑफ क्षेत्र कहलाता है। ट्रांजिस्टर अभिलक्षण के जिस क्षेत्र में एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस तथा कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में होते हैं सक्रिय क्षेत्र कहलाता है। और यह तीनों अभिलक्षण ट्रांजिस्टर का आउटपुट अभिलक्षण है। अगला प्रश्न है, जैसे कि जिस प्रवर्धक में निवेशित संकेत की आकृति में कोई परिवर्तित नहीं होता है तो वह कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी लीनियर एम्पलीफायर कहते हैं उसे। और वह लीनियर एम्पलीफायर कहलाता है। जैसे कि तथा निम्न प्रवर्धकों यानी एम्पलीफायर निवेशित संकेत की आकृति में परिवर्तन होता है उसे नॉन लीनियर एम्पलीफायर कहते हैं। अगला प्रश्न है, एमीटर बाईपास संधारित्र यानी कैपेसिटर के अतितापन का कारण है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी का विपरीत ध्रुवता में संयोजित होना इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जो कि नीचे दिए गए प्रदर्शित में कलेक्टर वोल्टेज के शून्य होने का संभावित कारण क्या है। दोस्तों इसमें आपका जो देख सकते हैं यहाँ पर हम आपको बताते हैं, जैसे कि इसमें प्लस VCC शून्य है, जैसे कि यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर दिया भी गया है ये। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्न की। जैसे कि थोड़ा ट्रायक के बारे में जानकारी लेते हैं। ट्रायक समांतर में जुड़े दो SCR के बराबर होता है। जैसे कि दोस्तों ट्रायक का सिंबल भी देख सकते हैं और यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं। और ट्रायक जो होती है, ट्रायक एक 3 टर्मिनल युक्त द्विदिशात्मक अर्धचालक युक्ति है जिसे शक्ति नियंत्रण के लिए उपयोग में लाया जाता है। ट्रायक का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा शक्ति नियंत्रकों तथा SCR ट्रिगरिंग के लिए किया जाता है। यह एक द्विदिशीय युक्ति होती है ट्रायक। अगला प्रश्न है आपका, UJT में N क्षेत्र उतनी देर तक एक वोल्टेज विभाजक के रूप में कार्य करता है जब तक कि एक एमीटर क्षेत्र में एमीटर करंट की मात्रा डेड डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए शून्य मूल्य इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम बात करते हैं UJT के बारे में। UJT एक विशेष प्रकार की 3 टर्मिनल 2 परत युक्ति स्विचिंग युक्ति है। इसमें केवल एक PN जंक्शन वाला ट्रांजिस्टर होता है। इसमें एक छोटा सा P क्षेत्र होता है जो एमीटर कहलाता है और एक बड़ा N क्षेत्र होता है जिसमें 2 संयोजन बेस 1 तथा बेस 2 संयोजन किए जाते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें, जैसे कि
बेस 1 और बेस 2 और एमीटर, ये सारे इसके मान दिए गए हैं। और दोस्तों ये यूजेटी का सिंबल भी है, आप इसे याद कर लें। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, एससीआर एक तरह का थायरिस्टर है जो एक 4 परत ठोस स्थिति उपकरण है जिसमें टर्न ऑन विशेषताएं होती हैं जो डैश द्वारा बाहरी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, वोल्टेज या करंट, इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इस सीआर के बारे में बात करते हैं, जैसे कि सीआर एक तरह का थायरिस्टर है जो 4 परत 3 जंक्शन वाली ठोस अवस्था युक्ति होती है और इसमें 3 टर्मिनल जैसे कि एनोड, कैथोड तथा एवं गेट होते हैं। प्रश्नानुसार एससीआर में टर्न ऑन विशेषताएं होती हैं जो वोल्टेज या करंट द्वारा बाहरी रूप से प्रचलित किया जा सकता है। यहाँ पर हम आपको बता दें जैसे कि ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, ये गेट है, ये इसमें टर्मिनल होते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि डेसिमल संख्या 78 का बाइनरी समकक्ष होगा। दोस्तों इसे आप हल करेंगे, जैसे कि दोस्तों इसमें 78 लिख देंगे, इसे भाग देते जाएंगे, जो 2 से भाग देते जाएंगे, इसमें जो शेष बचेगा वही आपका इसमें आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख भी सकते हैं, इसका आंसर जो आएगा यहाँ से इसका मान लेंगे, जैसे कि 0100, इसका मान जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10011110 इसका सही उत्तर होगा, जो कि 78 का है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में से कौन सा बूलियन समीकरण सत्य नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए +1 बराबर ए, इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे इसके बूलियन मतलब a+0 बराबर ए बूलियन समीकरण सत्य नहीं है। बाकी दोस्तों यहाँ पर इसके सारे और अधिक फैक्ट देख सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, 336 ऑक्टल संख्या 336 के लिए हेक्साडेसिमल कोड क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए DE, इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका हल भी दिया गया है, आप यहाँ से समझ लेना है। हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि दिया गया है, भारतीय विद्युतीय नियम 1956 के कौन से नियम के ओवरहेड लाइनों में सबसे निचली चालक की भूमि से ऊंचाई यानी क्लीयरेंस दी गई है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 77, नियम 77 यानी रूल 77 के नियम पर दिया गया है। यहाँ पर हम और आपको कुछ नियम बता देते हैं, जैसे कि रूल 75 यानी नियम 75 के अनुसार सिरोपरी लाइन में जोड़ यानी जॉइंट्स बनाने के लिए, और रूल 77 जो है ओवरहेड लाइनों में सबको निचले चालक की भूमि से ऊंचाई, और रूल जो 85 दिया है खंभों के बीच अधिकतम अंतर, और रूल 92 जो है आसमानी विद्युत से सुरक्षा। ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो कि आपको जानना बेहद जरूरी था। अगला प्रश्न, घरेलू वायरिंग के एकल फेज परिपथ में लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में लाइन और न्यूट्रल चालक एक दूसरे से दूर फेंक दिए जाते हैं, इसका कारण क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बलवान चुंबकीय क्षेत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न दिया गया, सीढ़ी कक्ष की वायरिंग के मामले में निम्नलिखित में से किस स्विच का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 2-वे स्विच, जो कि द्विमार्गी स्विच का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, जैसा कि हम इसमें बात करते हैं, सीढ़ी कक्ष की वायरिंग में मामलों में द्विमार्गी स्विच यानी 2-वे स्विच का प्रयोग किया जाता है तथा मध्यवर्ती स्विच जो इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग एक लैंप तथा वैद्युतिक युक्ति को 3 या अधिक स्थानों से नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। और हम बात करते हैं, और एक मार्गी स्विच का प्रयोग एक लैंप अथवा अन्य किसी वैद्युतिक युक्ति यानी उपकरण को एक स्थान से ऑफ करने के लिए किया जाता है। और तथा DP स्विच सिंगल फेज AC तथा DC सप्लाई के लिए मेन स्विच का कार्य करता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि एक दिष्ट धारा सीरीज मशीन में डैश वाली क्षेत्र कुंडलियां होती हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मोटे तार के कुछ फेरे, इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसे कि हम इसमें कुछ DC सीरीज मशीन के बारे में कुछ जान लेते हैं, जैसे कि DC सीरीज मशीन में क्षेत्र कुंडलियां यानी फील्ड वाइंडिंग, जिसे सीरीज फील्ड कहते हैं यानी श्रेणी क्षेत्र कहते हैं, को मोटे तारों से कुछ फेरो यानी कम टर्न द्वारा बनाया जाता है, और सीरीज फील्ड का प्रतिरोध कम होता है तथा
यह आर्मेचर के सीरीज में जुड़ा होता है। जैसे कि हम इसमें बात करते हैं, ये जो आर्मेचर है ये सीरीज के साथ सीरीज में जुड़ा है, सीरीज वाइंडिंग के साथ। अगला प्रश्न, जैसे कि अगला पॉइंट है, जब शंट मशीन में शंट फील्ड वाइंडिंग पतले तार से बहुत ज़्यादा फेरों की सहायता से बनाया जाता है जिसका प्रतिरोध उच्च होता है, यह आर्मेचर में जुड़ता है, यानी समांतर में। चलिए दोस्तों, जो कि दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से दोस्तों सवाल बन ही जाता है, यहाँ से अधिकतर सवाल बनते हैं। अगला प्रश्न, 6 पोल लैंप कुंडलित जनित्र में 300 कंडक्टर हैं। यदि प्रति कंडक्टर प्रेरित विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है, जनित्र की जनित वोल्टता क्या है? राइट आंसर दोस्तों आप हल करेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा 250 वोल्ट, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल सा है। इस फार्मूले पर आप रखना है, जैसे कि चालक बराबर यहाँ पर इसका मान निकाल लिया गया, और दोस्तों जनित वोल्टता बराबर जो दिया गया है इसे गुणा कर दिया गया, जो कि आपका 250 वोल्ट सही उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जैसे कि एक शंट जनरेटर 250 वोल्ट के टर्मिनल विभवांतर पर 195 एम्पियर प्रदान करता है। आर्मेचर प्रतिरोध और शंट क्षेत्र प्रतिरोध क्रमशः 0.02 ओम और 50 ओम है। जनित्र यानी जनरेटर की विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? दोस्तों सिंपल सा एक फार्मूला होता है, यहाँ पर आप जैसे कि हम इसमें बात करते हैं, यहाँ पर हल नहीं दिया गया है, हम आपको बता देते हैं। जैसे कि इसमें आपको हल करना है, आपको जो उत्तर निकल कर आएगा यहाँ पर 254 वोल्ट इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों आपको हल करके बताना है कि क्या इसका उत्तर इतना आ रहा है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं, और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है, डीसी मशीनों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लैप या तरंग यानी वेव वाइंडिंग दोनों का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न पर और इसकी थोड़ा कुछ व्याख्या देखते हैं। जैसे कि डीसी मशीनों में लैंप तथा वेव वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है तथा संकेतरिंग वाइंडिंग का प्रयोग अल्टरनेटरों में किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसा कि डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा सही है? चलिए जैसा कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, यह मोटर की स्पीड में वृद्धि करता है, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम इसमें बात करते हैं, आर्मेचर फ्लक्स का मुख्य फ्लक्स पर प्रभाव डालना आर्मेचर प्रक्रिया कहलाती है। आर्मेचर प्रक्रिया दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि चुंबकन प्रभाव और पुरुष चुंबकन प्रभाव। दोस्तों इसके बारे में आप जान सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दिष्ट धारा मोटर में प्रति पोल अभिवाह कम होती है, जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जैसे कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोटर गति बढ़ाना, इसका सही उत्तर है। दिष्ट धारा मोटर के प्रति पोल कम होता है, अभिवाह फ्लक्स का मान यानी फ्लक्स का मान कम होता है तो मोटर की गति बढ़ती है। जैसे कि मोटर डीसी मोटर की गति जो होती है, इसका दोस्तों इसमें फार्मूला भी देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, दिष्ट धारा मोटरों में प्रत्यावर्तक यानी स्टार्टर डेड डैश के लिए आवश्यक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अतिरिक्त प्रवर्तन धारा से बचने के लिए, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि मुख्य स्टार्टर एक प्रकार का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस होता है, और जिसको आर्मेचर के सीरीज में जोड़ा जाता है, जिससे यह स्टार्टिंग करंट को सीमित कर सके। चलिए जैसे कि कुछ स्टार्टर के नाम दिए गए हैं, हम आपसे बात करते हैं। जैसे कि 2 पॉइंट स्टार्टर, इसको कौन सी मोटर के लिए स्टार्ट करते हैं? जैसे कि दोस्तों इसे सीरीज मोटर में काम में लेते हैं। और 3 पॉइंट स्टार्टर जो होता है, इसे शंट और कंपाउंड में काम में लिया जाता है। और 4 पॉइंट जो स्टार्टर होता है, इसे भी शंट और कंपाउंड मोटर में काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि 4 पोल 500 वोल्ट शंट मोटर में इसके आर्मेचर पर 720 तरंग यानी वेव संयोजित कंडक्टर लगे हुए हैं। पूर्ण भार पर आर्मेचर धारा 60 एम्पियर और अभिवाह प्रति पोल 0.03 वेबर है। आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम और संपर्तक पात प्रति ब्रश 1 वोल्ट है, तो मोटर की पूर्ण भार गति क्या होगी? दोस्तों आपको हल करना, जो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा 675 आरपीएम, जो कि सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों ये पूरा मान दिया गया है, और फार्मूले पर पूरा मान रख देना है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है जैसे कि गति नियंत्रण की सीरीज पैरेलल विधि का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सीरीज मोटर में किया जाता है। जैसा कि सीरीज मोटर में गति नियंत्रण की सीरीज पैरेलल विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में सीरीज फील्ड वाइंडिंग दो अर्ध भागों में बनाया जाता है और सामान्य गति प्राप्त करने के लिए दोनों अर्ध भागों को श्रेणी क्रम में संयोजित रहने दिया जाता है और सामान्य से अधिक गति प्राप्त करने के लिए उन्हें चेंज ओवर स्विच की सहायता से समांतर क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया स्टेपर मोटर में प्रयोग किया जाने वाला रोटर होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी स्थायी चुंबकीय प्रकार का होता है। अगला प्रश्न और दोस्तों यह एक डीसी मोटर होती है। अगला प्रश्न डीसी मोटर को स्टार्ट करने पर आप देखते हैं कि वह झटके में चालू होता है। इस प्रभाव का दोष क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी स्टार्टर पर कांटेक्ट गड्ढा युक्त है, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है एक स्थिर वोल्टेज आपूर्ति से जोड़े गए 3 किलोवाट वाले डीसी शंट मोटर का वेग 1200 आरपीएम है। इस वेग को 2500 आरपीएम तक परिवर्तित करना है, किस वेग से नियंत्रित विधि प्रयोग करोगे? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें क्षेत्र धारा को एक क्षेत्र रियोस्टेट से परिवर्तित कर, इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं रियोस्टेट यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका परिणामित यानी ट्रांसफार्मर में अलग अलग पटलनों लेमिनेशनों को डैश डैश के रूप में काटा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ई पट्टी, इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर कोर का लेमिनेशन सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। लेमिनेशन कर देने से ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानि कम हो जाती है। लेमिनेशन की जो मोटाई होती है 0.35 mm से लेकर 0.5 mm तक होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जैसे कि ट्रांसफार्मर क्रोड पटलन से बनाए जाने का मुख्य कारण डैश डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए क्रोड हानि कम करना, इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि ट्रांसफार्मर क्रोड सिलिकॉन स्टील का बना होता है और क्रोड हानि दो प्रकार की होती है जैसे कि भंवर धारा हानि हिस्टैरिसीस हानि। भंवर धारा हानि का फार्मूला देख सकते हैं KB स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर और V वाट, जो कि दोस्तों देख सकते हैं WE प्रोपोर्शनल T वर्ग, जो कि यहाँ पर इसकी कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है मान। हिस्टैरिसीस हानि का फार्मूला देख सकते हैं जो कि दोस्तों इसमें F आवृत्ति को प्रदर्शित करता है और T मोटाई को प्रदर्शित करता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न दिया गया है किसी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक में 200 टर्न तथा द्वितीयक में 50 टर्न है। यदि प्राथमिक में 240 वोल्ट AC का अनुप्रयोग किया जाता है तो द्वितीय की वोल्टता कितनी होगी? सिंपल सा है दोस्तों, इसको फार्मूले पर मान रखना है जैसे कि N2/N1 बराबर V2/V1। यहाँ पर मान रख देंगे तो आपका V2 का मान जो कि निकल कर आ जाएगा 60 वोल्ट, सही उत्तर होगा। चलिए कैलकुलेशन करिए और इसका उत्तर निकालिए। अगला प्रश्न है जैसा कि आपका अगला प्रश्न है विद्युत चित्रांकन में एक ट्रांसफार्मर को किस प्रकार का दर्शाया गया है? दोस्तों इसमें देख सकते हैं जो कि आपका सही उत्तर होगा 2 प्रतिच्छेदन वृत्त, इसमें सही उत्तर होगा। इसमें तो चित्रांकन यहाँ पर जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं विद्युत चित्रांकन में एक ट्रांसफार्मर को 2 प्रतिच्छेद वृत्त द्वारा दर्शाया जाता है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका जैसा कि यहाँ पर हम बात करते हैं सॉरी दोस्तों, सामान्य वोल्टेज पर शॉर्ट सर्किट करंट फुल लोड करंट का 4 गुना है और फुल लोड स्लिप 3% है तो फुल लोड टार्क के 1/4 पर स्क्वायरल केज मोटर स्टार्ट करने के लिए अपेक्षित एक ऑटो ट्रांसफार्मर में आवश्यक प्रतिशत टैपिंग कितनी होगी? इसका जो सही उत्तर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी 72% सही उत्तर होगा। जैसे कि इस फार्मूले पर आपको मान रखना है TST/TF बराबर इतना दिया गया है और ISC और IF यहाँ पर इसका मान 4 दिया गया है। यहाँ पर इसका मान रखना है, हल कर लेना है, जो कि आपका उत्तर निकल कर आएगा 72% सही उत्तर होगा। यहाँ पर दिया भी गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न जाने से पहले हम आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे जैसे कि अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर इसकी PDF दे दी जाएगी, आप वहां से इसे
डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मल्टीमीटर का उपयोग डेड डैश मापने के लिए किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जैसे कि धारा भी मापते हैं, वोल्टेज भी मापते हैं और प्रतिरोध भी मापते हैं मल्टीमीटर से। अगला प्रश्न, सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग डेड डैश मापने के लिए किया जाता है, धारा मापने के लिए किया जाता है और पीटी का जो है वोल्टेज मापने के लिए करते हैं। जैसे कि सीटी के बारे में हम जानते हैं, सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर एक वोल्टेज स्टेप अप अर्थात धारा अपचायक प्रकार का एक छोटा ट्रांसफार्मर होता है। इसकी प्राथमिक कुंडलन यानी वाइंडिंग में 1 या 2 टर्न होते हैं, जब द्वितीय कुंडलन यानी दूसरी वाइंडिंग में पतले तार की तथा अनेक टर्न यानी अनेक लपेटों वाली बनाई जाती है। अगला प्रश्न, सीआरओ का पूरा नाम क्या है? सीआरओ का पूरा नाम जो दोस्तों आप सभी को पता होगा, जैसे कि हम आपको बता देते हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप यानी कैथोड किरण दोलत्र मापी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न दिया गया है जो कि दोस्तों इम्पोर्टेंट जानकारी है, हम उसे आपको बता देते हैं और फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट में अवमंदन अघूर्ण समानता उत्पन्न नहीं किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, स्थिर वैद्युत रूप से इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि उपयंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट में अवमंदन आघूर्ण समानता 3 प्रकार के उत्पन्न किया जाता है, जैसे कि वायु अवमंदन, द्रव घर्षण अवमंदन और भार धारा अवमंदन। और स्पष्ट है कि अवमंदन आघूर्ण स्थिर वैद्युत रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। चलिए अगला प्रश्न है, यदि आम मोटर को इसकी फुल लोड रेटिंग से ज़्यादा लोड देने पर इसकी स्लिप वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, प्रभाव बढ़ता है। जैसे कि हम बात करते हैं, स्लिप का जो फार्मूला होता है NS - NR/NS × 100, इसका जो कि फार्मूला होता है। और क्योंकि लोड बढ़ने पर मोटर स्पीड घटती है तथा स्लिप बढ़ती है। अगला प्रश्न, किसी बहुकला प्रेरण मोटर में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, स्वचालित होती है और यह स्वचालित एवं स्थिर गति वाली होती है। यह फुल लोड पर इफिशियंसी एवं यानी दक्षता एवं पावर फैक्टर अच्छा होता है इसका, और इसे विश्रामावस्था में ही प्रारंभ किया जा सकता है तथा इसे तुल्यकालिक गति से नहीं चलाया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एमजी सेट को संरेखित डेड डैश करते समय यदि मोटर शाफ्ट मिलता है तो लोअर व्यवस्था को किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मोटर स्तर को उठाने के लिए इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर हम कुछ जानकारी लेते हैं, जैसे कि यह वह युक्ति है जो एक प्रकार की विद्युत ऊर्जा को दूसरे प्रकार की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका उपयोग आवृत्ति, वोल्टेज तथा फेज बदलने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इनका प्रयोग पूर्णतः विलगित यानी आइसोलेटेड विद्युत प्राप्त करने में भी होता है। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के शक्ति रूपांतरण एवं नियंत्रण में भी होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में यदि 2 बार ओपन सर्किट वाले बन जाते हैं तो रोटर पर क्या असर होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रोटर शोर के साथ बहुत धीमे से चलेगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैसे कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, एक 20 किलोवाट 4 पोल 400 वोल्ट 60 हर्ट्ज 3 फेज 1728 RPM प्रेरण मोटर को 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से चलाया जाता है तो मोटर, दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, 1728 RPM से कम चलेगी। जैसे कि यहाँ पर इसका मान भी निकाला गया इस फार्मूले पर रख के, जैसे कि NS बराबर जो 120 × F/4 इसका मान रख दिया गया। जैसे कि P का मान 4, F का मान यानी आवृत्ति जो है 50 है, इसका मान रखकर इसका मान निकाला गया, 1800 RPM इसका आया है। फिर IM में रोटर की स्पीड 1728, जब इसमें इतना मान दिया गया है तो इसमें देख सकते हैं 50 हर्ट्ज पर एक यानी IM 1500 RPM से भी कम स्पीड पर चलेगी, अतः विकल्प डी इसमें सही है। जैसा कि हम इसमें बात करते हैं 1728 RPM से कम पर चलेगी। अगला प्रश्न, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और निम्नलिखित में से किस प्रेरण मोटर के शाफ्ट का व्यास सबसे कम होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 20 HP और
2880 RPM इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि हम बात करते हैं, स्पीड बढ़ने के साथ ही शाफ्ट का व्यास कम हो जाती है क्योंकि उच्च गति के लिए शाफ्ट का हल्का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, 4 पोल 3 फेज की प्रेरण मोटर 50 हर्ट्ज सप्लाई 1440 RPM पर चलती है, विसर्पण गति ज्ञात कीजिए। सिंपल सा फार्मूला दोस्तों, इस पर मान रखना है, आपका उत्तर निकल कर आएगा 60 RPM सही उत्तर होगा। चलिए, और इसमें स्लिप निकाल लेना है, जो स्लिप आएगी वो 60 आ जाएगी। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि निम्न में से कौन सा मोटर AC और DC दोनों पर काम करता है और इसमें मोटे तांबे की तार फील्ड वाइंडिंग होती है, कम्यूटेटर और ब्रश जो आर्मेचर को स्रोत आपूर्ति से जोड़ता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल मोटर AC और DC दोनों पर कार्य करती है। और इसमें जो है एक प्रकार की AC सीरीज मोटर होती है, इसे मोटे तांबे के तार के फील्ड वाइंडिंग होती है, कम्यूटेटर और ब्रश जो आर्मेचर को स्रोत आपूर्ति से जोड़ता है। यहाँ पर देख भी सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, यूनिवर्सल मोटर जो DC आपूर्ति पर एक DC मोटर के रूप में चलाने के लिए कम्यूटेशन को डेड डैश हटा दिया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर कॉइल्स और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध डालकर इसका सही उत्तर होगा। चलिए, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बड़े व्यास वाले एक अल्टरनेटर जिसमें प्रमुख ध्रुव यानी पोल के साथ घूमने वाली फील्ड होती है, उसमें रोटर डेड डैश पर चलता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, धीमी गति पर चलता है। और हम बात करते हैं इसमें, जैसे कि यह रोटर सेलियंट टाइप का होता है और जिसका व्यास अधिक तथा अच्छी लंबाई कम होती है। इसकी गति 100 से लेकर 1500 RPM तक होती है। इसमें ध्रुवों की संख्या अधिक होती है और NS बराबर जो होता है 120 F/P। यहाँ पर देख सकते हैं, इसका फार्मूला दिए गए। उच्च गति के रोटर को नॉन सेलियंट या बेलनाकार रोटर कहा जाता है। इसकी गति अच्छी, लंबाई अधिक तथा व्यास कम होता है। इसकी गति जो है 1500 RPM से लेकर 3000 RPM तक होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि निम्नलिखित रोटर में किस स्लॉट को इसकी परिधि के चारों ओर काट दिया जाता है जिसमें फील्ड वाइंडिंग रखी जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बेलनाकार पोल प्रकार के रोटरों में इसका सही उत्तर होगा। चलिए, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर का वोल्टेज नियमन कम होता है जब वोल्टेज सर्किट में डेड डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, घटता हुआ पावर फैक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि हम बात करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर पर धनात्मक होता है। वोल्टेज रेगुलेशन धनात्मक, ऋणात्मक व जीरो लीडिंग पावर फैक्टर पर हो सकता है। वोल्टता नियमन बराबर फार्मूला दिया गया है, नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड गुणे 100 इसका सही फार्मूला है। अगला प्रश्न है आपका, किसी उद्योग में शक्ति गुणक को इनमें से किसके द्वारा सुधार किया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कैपेसिटर यानी संधारित्र द्वारा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि समकालिक संधारित्र यानी समकालिक कैपेसिटर डेड डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक लोड के बिना अधिक उत्तेजित समकालिक मोटर इसका राइट आंसर होगा। चलिए, जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर अगले प्रश्न जाने से पहले कुछ जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि जब तुल्यकालिक मोटर ओवर एक्साइटेड होती है तब यह संधारित्र यानी कैपेसिटर की भांति अग्रगामी धारा होती है और इस तुल्यकालिक मोटर को जिस प्रणाली का पावर फैक्टर सुधारना रहता है उसके समांतर में लगा दिया जाता है तथा उस समय मोटर पर कोई यांत्रिक लोड नहीं होता है। इसका केवल एकमात्र कार्य रहता है कि लीडिंग करंट को लेना और इस समय मोटरें तुल्यकालिक संधारित्र कहलाती हैं। जबकि अगला प्रश्न आपका है, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यदि एक सिंक्रोनस मोटर यानी तुल्यकालिक मोटर चालू होती है तो लेकिन पूर्ण बला घूर्ण विकसित नहीं कर पाती है तो इसका संभावित कारण हो सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई भी, जैसे कि न्यून उत्तेजित वोल्टेज, रिवर्स क्षेत्र कुंडलन और मुक्त अथवा लघु पथित यानी शॉर्ट सर्किट, ये इसमें से सारे इसके हो सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न देख सकते हैं,
जैसे कि 8 पोल में समांतर पथों की संख्या, डीसी जनरेटर में सिंप्लेक्स लैप वाउंड आर्मेचर की संख्या डैश डैश है। सही उत्तर पोल कौन सी है? लैप है। लैप में दोस्तों समांतर पथों की संख्या और पोल्स की संख्या हमेशा बराबर होती है, जबकि दोस्तों वेव में हमेशा 2 होती है। इसमें 8 ही होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, शेडेड पोल प्रकार की एकल फेज मोटर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र डैश डैश के द्वारा स्थापित होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, शेडिंग रिंग इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यदि रिवाइंडिंग के पश्चात यह पाया जाता है कि कैपेसिटर प्रकार की टेबल फैन मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो गई है, तो घूर्णन दिशा को पुनः परिवर्तित करने के लिए इसका जो सही उत्तर निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर देख सकते हैं, मुख्य कुंडलन अथवा प्रारंभन कुंडलन के संयोजन परिवर्तित करें, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका है, जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं, 16 गुणे 12 के कमरे, 16 मीटर गुणते 12 मीटर के कमरे के फर्श पर 40 लक्स का प्रकाश किया जाना है, तो कमरे में किस प्रकार को पैदा करने के लिए 15 लैंप की आवश्यकता? उत्सर्जित प्रकाश का 40% फर्श पर पड़ता है। कैंडलन में लैंप की शक्ति पावर कितनी होगी? सिंपल सा है दोस्तों, यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, जो फर्श पर ज्योति फ्लक्स बराबर फार्मूला होता है प्रतीप्ति गुणे कमरे का क्षेत्रफल। यहाँ पर इसका मान रख दिया गया और उपयोगिता गुणक का मान निकाल लिया गया। यहाँ पर इसका जो यहाँ पर पूरा इसे हल करेंगे, जो कि दोस्तों इसे आपको वीडियो को रोककर इसको आपको हल करना है और कमेंट करना है कि इतना उत्तर आया कि नहीं। जैसे कि 101.85 कैंडिला इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दीप्ति फ्लक्स की इकाई डैश डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ल्यूमेन इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि और हम जान लेते हैं, दीप्त फ्लक्स की इकाई ल्यूमेन होती है। ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडला और लैंप की दक्षता जो है ल्यूमेन प्रति वाट में व्यक्त करते हैं। इल्यूमिनेशन की इकाई जो है लक्स होती है, यानी प्रदीप्ति। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन से पावर प्लांट यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम जैसे ईंधन का उपयोग करते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी परमाणु ऊर्जा संयंत्र इसका सही उत्तर होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 25 मेगावाट पावर स्टेशन की अधिकतम मांग 20 मेगावाट है। वार्षिक लोड फैक्टर 50% है, तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर होगा। सिंपल सा है दोस्तों, इसे हल करेंगे तो आपका 40% सही उत्तर आएगा। जैसे कि दोस्तों प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बराबर अधिकतम मांग अपान प्लांट की क्षमता गुणे लोड फैक्टर। यहाँ पर इसका पूरा मान दिया गया, इसे मान रखकर इसे हल कर लिया गया। आपका जो सही आ जाएगा 40% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि जब ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई 150 किलोमीटर से अधिक है और लाइन की वोल्टेज 100 किलोवोल्ट से अधिक है, तो इसे किस रूप में माना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लंबी ट्रांसमिशन लाइन इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम बात करते हैं, इसमें जो छोटी ट्रांसमिशन, इसमें लाइन और निर्धारित वोल्टेज और इसमें दूरी, कितनी दूरी तक ये काम करते हैं। जैसे कि छोटी ट्रांसमिशन लाइन में 50 किलोवोल्ट तक और 80 किलोमीटर तक। मध्यम ट्रांसमिशन लाइन में 100 किलोवोल्ट तक और 150 किलोमीटर तक। और दोस्तों इसमें हम बात करते हैं लंबी ट्रांसमिशन में 100 किलोवोल्ट से अधिक, जैसे कि 150 किलोमीटर से भी इसमें अधिक दूरी पर। चलिए अगला प्रश्न आपका, जैसे कि नियंत्रण कैबिनेट में प्रयुक्त की जाने वाली एल्युमिनियम बस बार रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन वाली चाहिए, जिसका करंट घनत्व इनमें से सबसे अधिक ना हो। इसका जो उत्तर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 800 इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि हम इसमें बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं धारा क्षमता, आयताकार, क्रॉस सेक्शन और कोड नंबर, ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जैसे कि हम बात करते हैं, डैश डैश का उपयोग केबल छोरों को एक उपकरण से जोड़ने के लिए किस प्रकार के यह केबल की रक्षा करता है और तनाव मुक्त रखता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केबल ग्लैंड इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विद्युत तारों और केबलों में इस्तेमाल किए जाने वाली संवहन सामग्री है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तांबा इसका सही उत्तर होगा।
जैसा कि तांबा का प्रयोग उच्च चालकता के कारण किया जाता है और यह चांदी की अपेक्षा सस्ती होती है एवं वातावरणीय परिवर्तनों को सरलता से सह सकती है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंगल कोर केबल में डाइलेक्ट्रिक में अधिकतम और न्यूनतम दबाव जो है क्रमशः 50 किलो वोल्ट अपॉन सेंटीमीटर और आरएमएस और 10 किलो वोल्ट अपॉन सेंटीमीटर आरएमएस। यदि कंडक्टर का व्यास 2 सेंटीमीटर है तो ऑपरेटिंग वोल्टेज होगी। मान लें कि दोस्तों इसका मान जो है 5 प्राकृतिक लघुगणक इतना दिया गया है। इसमें पूरा मान रखकर, जैसे कि यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, इसमें पूरा मान रखकर और इसे हल कर लिया गया है और जो आपका उत्तर निकल कर आया है 80.5 किलो वोल्ट, इसका सही उत्तर आ जाएगा। दोस्तों इसको आपको हल करना है और हल करके कमेंट करना है कि आपका इतना उत्तर आया कि नहीं। चल दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा और ये काफ़ी अच्छी महत्वपूर्ण वीडियो है और इसे आपके डीआरडीओ एग्ज़ाम के लिए देख सकते हैं और किसी भी एग्ज़ाम हो, जैसे दोस्तों आईटीआई लेवल का कोई भी एग्ज़ाम आपका हो, इस सीरीज को फॉलो करके बैठ जाना दोस्तों, वहाँ पर इससे अधिक प्रश्न मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।